हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मार्केट्स आर रेयरली फाउंड इन वन प्लेस। तो तीनों चीज़, नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और मार्केट, ये तीनों काफ़ी रेयर होते हैं कि एक ही जगह पे मिले। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड कंज्यूमर सेंटर। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है लिंक क्रिएट करता है, यहाँ पे एक ट्रेड इस्टेब्लिश करता है प्रोड्यूसिंग सेंटर और कंज्यूमिंग सेंटर के बीच में, जहाँ पे कंज्यूम होता है किसी भी सामान का और जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। द सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इज कॉम्प्लेक्स। तो ये जो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है, इसका जो सिस्टम और एक्सचेंज का जो सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ईच रीजन प्रोड्यूसेज द आइटम फॉर विच इट इज़ बेस्ट सुटेड। क्या करें, हर एक क्षेत्र में वही आइटम प्रोड्यूस किया जाता है जो उस क्षेत्र के लिए बेस्ट है। ट्रेड और द एक्सचेंज ऑफ सच कमोडिटीज रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ऐसे कमोडिटी का, ऐसे सामान का ट्रेड या एक्सचेंज जो होता है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक वाइज द हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के। तो कहीं भी यदि कहा जा रहा है कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इन अर्लियर डेज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वी आर द सेम। क्या कह रहा है कि पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था दोनों एक ही हुआ करता था, बट टुडे बोथ हैव एक्वायर्ड डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज फॉर्म। लेकिन आज ट्रांसपोर्ट अलग चीज़ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग है और कम्युनिकेशन अलग है। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड कैरियर्स थ्रू विच द ट्रेड टेक प्लेस। ट्रांसपोर्ट एक नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, एक लिंक प्रोवाइड कराता है जहाँ से ट्रेड होता है। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट क्या है, सर्विस, एक सर्विस है एक तरह का, या फिर एक तरह का फैसिलिटी है जिसमें आदमी को, सामान को कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह से, है ना, आदमी की मदद से, एनिमल की मदद से, या फिर डिफरेंट तरह के व्हीकल्स की मदद से। सच मूवमेंट टेक प्लेस ओवर लैंड। ऐसा जो मूवमेंट है ज़मीन पे होता है, वाटर पे होता है, एयर पे होता है। रोड एंड रेलवे फॉर्म पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। रोड और रेलवे जो है लैंड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। भाई शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एयरवेज आर द अदर टू मोड्स। जबकि इसके अलावा और दो मोड हैं, शिपिंग, वाटरवे। पाइपलाइन कैरी मटेरियल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ओवर्स इन द लिक्विफाइड फॉर्म। तो जो पाइपलाइन होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में किसी मटेरियल को भेजा जाता है। मोर ओवर ट्रांसपोर्टेशन इज एन ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री। देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन एक काफ़ी ऑर्गेनाइज सर्विस इंडस्ट्री है टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के बेसिक नीड को सेटिस्फाई करता है। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट आर्टरीज। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, इसमें क्या क्या आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट आते हैं, व्हीकल्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन आर्टरीज एंड टू हैंडल लोडिंग, अनलोडिंग एंड डिलीवरी। तो ये सब काम करने वाले जो भी मजदूर यहाँ पे होते हैं, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट के हिस्सा होते हैं। एवरी नेशन हैज डेवलप्ड वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिफेंस पर्पसेज। डिफेंस पर्पस के लिए भी हर एक नेशन के द्वारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंट मेथड डेवलप किया गया है। एश्योर्ड एंड स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन अलॉन्ग विथ इफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोमोट कोऑपरेशन इन यूनिटी अमंग स्कैटर्ड पीपल। जो पीपल स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब कि कोई एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि अलग अलग एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है उनके कम्युनिकेशन का एक मतलब कि ट्रांसपोर्ट और इफिशिएंट कम्युनिकेशन का मेथड जो उनके बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है, तो सेवरल प्लेस नोड्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ सीरीज ऑफ रूट्स टू फॉर्म अ पैटर्न। तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नोड क्या होता है, लिंक क्या होता है, हम लोग कल उसके बारे में पढ़े थे। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का कितना मेथड है, कितना मोड है, तो प्रिंसिपल मोड ऑफ वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी मेंशन्ड आर लैंड, वाटर एंड एयर एंड पाइपलाइन। तो क्या करें कि दुनिया भर में यदि ट्रांसपोर्टेशन का मेथड देखा है तो लैंड, वाटर, एयर और पाइपलाइन, चार मेथड मेनली हैं। देर आर दीज आर यूज फॉर इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट। तो इंटर रीजनल यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन, इंट्रा रीजनल मतलब कि एक ही रीजन में, एंड ईच वन एक्सेप्ट पाइपलाइन कैरीज बोथ पैसेंजर फ्रेट। तो और पाइपलाइन को छोड़ दिया जाए तो दोनों के द्वारा पैसेंजर और फ्रेट यानी कि पैसेंजर और सामान दोनों को ढोया जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मोड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो कौन सा मोड यहाँ पे डिपेंड करेगा, इससे मतलब कि कौन सा मोड यूज किया जाएगा, ये डिपेंड किया जाता है गुड्स और सर्विस के टाइप पे कि कैसा सामान है। कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड अवेलेबल। इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स इज हैंडल बाय ओशियन फ्रेट। तो क्या करें, जैसे इंटरनेशनल मूवमेंट किया जाता है सामान का तो समुद्र के रास्ते से किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्टेड चीपर एंड फास्टर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। यदि छोटे डिस्टेंस के लिए देखा जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट वहाँ पे सस्ता होता है, चीपर होता है, छोटे एंड फॉर डोर टू डोर सर्विस। रेलवे आर मोस्ट सूटेड फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल। यदि कोई बल्की मटेरियल्स है तो उसके लिए रेलवे जो है मोस्ट सूटेड यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो उसके लिए मतलब कि उसका जो सबसे इफिशिएंट मेथड होगा ट्रांसपोर्ट है वो रेलवे होगा। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ कंट्री। हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिसेबल गुड्स। तो जो हाई वैल्यू गुड्स हैं, हल्के गुड्स और पेरिसेबल गुड्स है, पेरिसेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, आर बेस्ट मूव बाय एयरवेज। तो उसको एयरवे के थ्रू मूव किया जाता है। इन अ वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिस वेरियस मोड्स कंप्लीमेंट ईच अदर। और कहा जा रहा है कि एक वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब जो डिफरेंट मेथड हैं एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। मतलब कंप्लीमेंट कहने का मतलब है कि एक दूसरे का मदद करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।
कोई भी एक डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि 100% वो ट्रांसपोर्ट जो होगा कोई एक मेथड से होगा। जैसे मान लीजिए कोई सामान एयरप्लेन से भेजा जा रहा है, तो जब वो एयरप्लेन से भेजा जाएगा तो एयरप्लेन से जब एयरपोर्ट पे उतरेगा वो सामान, तो फिर तो रोड के माध्यम से ही जाएगा ना दूसरे जगह। या फिर मान लीजिए किसी को दिल्ली तक एरोप्लेन से लाना है, उसके बाद ट्रेन से उसको कोलकाता भेजना है या फिर कोई छोटे शहर में भेजना है, तो फिर पहले वो एयरप्लेन पे उतरेगा, फिर वहाँ से रोड के थ्रू वो रेलवे स्टेशन जाएगा, रेलवे स्टेशन पे उतरेगा, फिर वहाँ से रोड के थ्रू डोर टू डोर वहाँ बिकेगा, है ना। तो एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों। नेक्स्ट लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस ओवर लैंड। तो अधिकांशतः जो मूवमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज को ज़मीन पे होता है। इन अर्ली डेज ह्यूमन्स देमसेल्फ वेयर कैरियर, पहले आदमी ही कैरियर के रूप में काम करते थे। हैव यू एवर सीन अ ब्राइड बीइंग कैरिड ऑन अ पालकी, तो क्या करें कि आपने कभी किसी दुल्हन को पालकी पे ढोते हुए देखा है, मतलब कि उसको बाई 4 पर्सन, 4 आदमी उसको लेकर के जाते थे। नॉर्थ इंडिया में उनको कहार बोलते थे। लेटर एनिमल्स वेयर यूज टू बीस्ट और बर्डन, तो क्या करा है कि बाद में जो है इसके लिए एनिमल का भी यूज किया गया है। हैव बीन सीन मल्स हॉर्सेज एंड कैमल्स कैरिंग लोड्स ऑफ कार्गो इन द रूरल एरिया, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपको घोड़ा, खच्चर, कैमल ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे जहाँ पे सामान ढोया जाता है उनसे। विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील द यूज ऑफ कार्ट्स एंड वैगन्स बिकम इंपॉर्टेंट, जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो कार्ट और वैगन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट उनका यूज होने लगा। द रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट केम अबाउट ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति आ गया एक तरह से बोल सकते हैं। परहैप्स द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपनड इन 1825 बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। तो नॉर्दर्न इंग्लैंड में दो शहर के बीच में पहली बार 1825 में पब्लिक रेलवे लाइन वहाँ पे चालू किया गया था। उसके बाद फिर डिफरेंट रेलवे बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जब यहाँ इतना ज़्यादा एरोप्लेन नहीं था तो उस समय सबसे फास्टेस्ट रेलवे ही माना जाता था। इट ओपन ऑफ द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर फॉर द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो क्या करा है कि जैसे एक कॉन्टिनेंट से ज़्यादा, मतलब कि अब डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बीच में भी रेल चलाया जाएगा, है ना, जैसे चलाया जाने लगा। उसके बाद जैसे यूएसए में जो फार्मिंग होता था उसके दूसरे जगह भेजा जाने लगा। द इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन रिवर्सनाइज रोड ट्रांसपोर्ट इन द टर्म ऑफ रोड क्वांटिटी। तो जब इंजन दो तरह के होते हैं, इंटरनल कंबशन, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन। तो जो हम लोग नॉर्मली इंजन जो यूज करते हैं बाइक में, कार में, वो इंटरनल कंबशन होता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन जब इन्वेंशन हुआ तो इससे रोड ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन आया इन टर्म्स ऑफ रोड क्वालिटी एंड व्हीकल्स। तो उसके बाद मोटर कार, ट्रक वगैरह बनने लगे। एमोंग द न्यूअर डेवलपमेंट इन द लैंड ट्रांसपोर्टेशन और पाइपलाइन, रोपवे, केबल वे। तो अब जो नया देखा जा रहा है, नया लैंड ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो पाइपलाइन हो गया, रोपवे हो गया, केबल वे, ये सब जो है नए तरीके हैं। लिक्विड्स लाइक मिनरल ऑयल, वाटर, स्लज एंड सीवर्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन, तो ऐसा पाइपलाइन के थ्रू भेजे जाते हैं। द ग्रेट फ्रेट कैरियर्स आर द रेलवे, आज भी जो है जहाँ से ज़्यादा सामान भेजा जाता है तो रेलवे हो गया, ओशन व्हीकल्स हो गया, बोट्स, मोटर, ट्रक्स, पाइपलाइन, ये सब हो गए। इन जनरल द ओल्ड एंड एलिमेंट्री फॉर्म्स लाइक ह्यूमन पोर्टर, पैक एनिमल्स, कार्ट और वैगन आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। में तो जो पुराने मेथड है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। मीन्स एंड द लार्ज फ्रेटर्स आर टू बी चीपेस्ट, जो बड़े फ्रेटर होते हैं जहाँ से जिससे बड़ा सामान, ज़्यादा सामान भेजा जाता है तो वो सस्ते होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रोपवे एंड केबल कार इन ऑस्ट्रिया। तो ऊपर में जो रोपवे है आपको, है ना, रोपवे और केबल कार यहाँ पे दिख रहा है ऑस्ट्रिया में। इस तरह का आप यदि इंडिया में देखना चाहते हैं तो कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, जैसे राजगीर में जाइएगा तो आपको रोपवे मिलेगा वहाँ पे। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ओनली फाउंड ऑन द स्टीप माउंटेन स्लोप, ये मेनली माउंटेन स्लोप के आसपास बनाया जाता है या फिर माइंस में बनाया जाता है जहाँ पे रोड बनाना सुटेबल नहीं हो। दे आर इंपॉर्टेंट इन सप्लीमेंटिंग मॉडर्न चैनल, तो जो यहाँ पे बात किया जा रहा है पुराने वाले मीडियम का, है ना, कि जो काफ़ी महंगे होते हैं लेकिन जो लार्ज फ्रेटर होते हैं सस्ते होते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट इन सप्लीमेंटिंग मॉडर्न चैनल्स कैरिंग कैरियर्स which penetrate the interior of large countries in the densely populated district of India and China. Overland transport still takes place by human porters और cart drawn by pushed by humans। क्या करें कि जो डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इंडिया और चाइना का, वहाँ आज भी जो है आज मतलब रिक्शा आपको मिलेगा। तो रिक्शा कौन चलाता है? आदमी चलाता है। तो वही यहाँ पे ह्यूमन पोर्टर्स यहाँ पे बताया जा रहा है। कार्ट ड्रोन्स बाई और पुश्ड बाई ह्यूमन, आदमी के द्वारा आपको कार्ट, कोलकाता में आपको देखना है तो इस तरीके का कार्ट मिल जाएगा जो आदमी खींचता है खुद वहाँ पे, है ना। पैक एनिमल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हॉर्सेज आर यूज्ड एज अ ड्रॉट एनिमल्स इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। क्या करेगा, ड्रॉट एनिमल के रूप में हॉर्स का यूज किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में भी। डॉग्स एंड रेनडियर यूज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रेनडियर डॉग्स का यूज किया जाता है गाड़ी खींचने के लिए मेनली। नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया टू ड्रॉ स्लेजेज ओवर द स्नो कवर्ड ग्राउंड्स। म्यूल्स यानी खच्चर प्रीफर्ड इन द माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस रीजन में खच्चर का यूज किया जाता है, जबकि कैमल का यूज किया जाता है डेजर्ट इलाके में। इंडिया बुलॉक्स आर यूज टू पुलिंग कार्ट, इंडिया में बुलॉक कार्ट भी बनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हॉर्स के इस तरह का टमटम तो इंडिया में भी आप लोग देखे होंगे। तो ऐसे एनिमल को पैक एनिमल भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रोड्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। यदि छोटे डिस्टेंस की बात किया जाए तो रेलवे के कंपेयर में रोड ज़्यादा इफिशियंट होता है, ज़्यादा सस्ता होता है। फेयर ट्रांसपोर्ट बाई रोड इज गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज इट ऑफन डोर टू डोर सर्विसेज। इसके द्वारा सामान का ढुलाई इसलिए होता है,
सामान को इसीलिए इसके द्वारा भेजा जाता है क्योंकि डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करा सकता है। बट अनमेटल्ड रोड्स, जो अनमेटल्ड रोड होते हैं, मतलब जो कच्चे रोड होते हैं, दो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन नॉट इफेक्टिव एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन, जो हर एक सीजन में काम नहीं कर सकते। अनमेटल रोड जो होते हैं हर एक सीजन में काम नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दीज बिकम अनमोटरेबल एंड इवन द मेटल्ड वंस आर सीरियसली हैंडिकैप्ड ड्यूरिंग द हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। क्या करेंगे, रेनी सीजन में जो अनमेटल्ड रोड होते हैं वो तो अनकंफर्टेबल हो ही जाते हैं, यहाँ तक कि जो मेटल रोड होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली हैंडिकैप्ड हो जाते हैं ज़्यादा रेन और फ्लड आने के कारण। इन सच कंडीशंस द हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेल ट्रैक्स एंड द इफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस इफेक्टिव सोल्यूशन। तो ऐसे केस में ज़्यादा ऊंचाई पर रेल ट्रैक बनाना और इफिशिएंट मेंटेन, मतलब रेलवे ट्रांसपोर्ट को मेंटेन रखना एक काफ़ी ज़्यादा इसका सोल्यूशन होता है। बट द रेल किलोमीटरेज बीइंग स्मॉल कैन नॉट सर्व द नीड ऑफ वास्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज एट लो कॉस्ट। क्या करें, लेकिन रेलवे जो है ज़्यादा लोगों के नीड को यहाँ पे सर्व नहीं कर सकता क्योंकि रेलवे का अपना एक रास्ता होता है, अलग रास्ता होता है। रोड्स देयरफॉर प्ले अ वाइटल इन द नेशन ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म। क्या करें कि इस तरह से देखा जाए तो रोड जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है नेशन कंट्री के ट्रेड में, उसके कॉमर्स में, और यहाँ तक कि टूरिज्म को भी प्रमोट करने में। द क्वालिटी ऑफ रोड्स वेरीज ग्रेटली बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में देखा जाए तो क्वालिटी जो होता है रोड का वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर हैवी एक्सपेंडिचर, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन और उसका मेंटेनेंस करना काफ़ी खर्चीला होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज गुड क्वालिटी रोड्स आर यूनिवर्सल एंड प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ मोटरवे, ऑटोबैंस, जर्मनी एंड द इंटर स्टेट हाईवे फॉर स्पीडी मूवमेंट। तो क्या करें, डेवलप्ड कंट्री में आपको अच्छे क्वालिटी का रोड हर जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आपको मिल जाएंगे। लॉरीज ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड पावर टू कैरी हैवी लोड्स आर कॉमन। क्या करें, वहाँ पे लॉरी यानी कि लॉरी सामान ढोने वाले को बोलते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड रोड सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप। लेकिन देखा जाए तो दुर्भाग्यवश दुनिया में हर कंट्री में रोड का सिस्टम जो है वेल डेवलप नहीं है। द वर्ल्ड टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर। ये दुनिया में सारे रोड का लेंथ जोड़ दिया जाए जो मोटरेबल है, मतलब जिसमें मोटर गाड़ी चल सकता है, वो 15 मिलियन किलोमीटर है। ऑफ बीच नॉर्थ अमेरिका ऑफ 33%, जिसमें उसका 1/3 जो है नॉर्थ अमेरिका में ही है। 15 मिलियन किलोमीटर में 5 मिलियन किलोमीटर तो अमेरिका में ही है। द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड इन द कंटिनेंट कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप। क्या करें कि नॉर्थ अमेरिका में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड है। अब ट्रैफिक फ्लो, तो ट्रैफिक ऑन रोड्स हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द रिसेंट ईयर। हाल के कुछ वर्षों में ट्रैफिक जो रोड पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। वेन द रोड नेटवर्क कैन नॉट कॉप विद द डिमांड्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन न कर, और जब रोड नेटवर्क जो उस ट्रैफिक के लिए कम पड़ता है तो फिर कंजेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। सिटी रोड सफ़र फ्रॉम क्रोनिक ट्रैफिक कंजेशन। सिटी के जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ का रोड काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन वहाँ पे होता है। पीक पॉइंट्स एंड थ्रो आउट द ट्रैफिक फ्लो कैन बी सीन ऑन द रोड एट पर्टिकुलर टाइम। क्या करें कि एक खास टाइम में जो है देखा जाए तो पीक पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर दूसरे पॉइंट पे ट्रैफिक काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जांपल पीक सक्सिंग ड्यूरिंग द रश आवर बिफोर एंड आफ्टर वर्क। जैसे वहाँ पे जब ऑफिस टाइम होता है, जब ऑफिस छूटने का टाइम होता है, मतलब कि जब ऑफिस जाने का टाइम, ऑफिस से आने का टाइम, दोनों टाइम देखा जाए तो दोनों पीक आवर कहलाएगा। वहीं बीच वाला जो टाइम है उसको ट्रफ आवर बोलेंगे, जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी लो होता है। मोस्ट ऑफ देम सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। दुनिया के अनेक शहर जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे देखा, थिंक ऑन दीज लाइन्स फॉर अ बेटर टुमारो। इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए क्या क्या लिखा है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन, हायर पार्किंग फी, है ना। तो जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हायर पार्किंग फी। लोग अपना गाड़ी यूज करते हैं, उसको एक जगह पार्क करते हैं, तो यदि पार्किंग फी काफ़ी ज़्यादा रखा जाए तो लोग पब्लिक व्हीकल यूज करने लगेंगे, है ना। तो इस पहला सोल्यूशन है। मास रैपिड ट्रांजिट, इम्प्रूव पब्लिक बस सर्विस, बस सर्विस को बढ़ाना, एक्सप्रेसवे को बढ़ाना, ठीक है। रैपिड ट्रांजिट करना, बड़े लेवल पे, मतलब कि ऐसा करना कि जो ऐसे रोड बनाना जहाँ पे स्पीड एक मेंटेन किया जाए और बोला जाए कि आपको इसी स्पीड पे चलना है, इस तरीके का। अब हाईवे का क्या काम है यहाँ पे, तो हाईवे और मेटल रोड। हाईवे मेटल रोड होते हैं कनेक्टिंग डिस्टेंस प्लेस है, जो दूर दूर जो शहर है उसको जोड़ते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकल और मूवमेंट। वो इस तरीके से बनाया जाता है कि ताकि जो व्हीकल का मूवमेंट हो यहाँ पे अनऑब्स्ट्रक्टेड हो, मतलब कोई रुकावट ना हो। एज सच दीज आर 80 मीटर वाइड, लगभग 80 मीटर वाइड होते हैं विद सेपरेट ट्रैफिक लेन। यहाँ पे डिफरेंट लेन बना हुआ होता है, ब्रिज बना होता है, फ्लाईओवर एंड डुअल कैरिज वे टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक। और डबल लेन होते हैं ना, आजकल तो 4 लेन 6 लेन इस तरह के बनते हैं। इन डेवलप्ड कंट्री देयर आर एवरी सिटी एंड पोर्ट इज लिंक्ड थ्रू हाईवे। डेवलप्ड कंट्री में जितना भी सिटी होता है, जितना भी पोर्ट होता है, हाईवे के थ्रू लिंक्ड होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में ऐसा नहीं होता है। ये इंडिया का ही हाईवे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये नॉर्थ अमेरिका हाईवे डेंसिटी इज हाई। नॉर्थ अमेरिका में हाईवे डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 0.6 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरी प्लेस इज विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस हाईवे। अमेरिका में देखा जाए तो हर एक जगह जो है 20 किलोमीटर दूर है किसी हाईवे से। सिटी लोकेटेड इन पैसिफिक कोस्ट, यानी कि वेस्ट अमेरिका के जो वेस्ट कोस्ट पे जो सिटी है, आर वेल कनेक्टेड विथ दोज ऑफ द अटलांटिक कोस्ट। और एक तरफ अमेरिका का देखा जाए, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, तो दोनों एक दूसरे से आसानी से कनेक्टेड है, अच्छे से कनेक्टेड है।
लाइक वाइज द सिटी ऑफ कनाडा इन नॉर्थ आर लिंक विद द दोज ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। उसी तरह कनाडा में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी डिफरेंट सिटी जो है आपस में वेल कनेक्टेड हैं। द ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक द वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट टू सेंट जॉन सिटी इन द न्यू फाउंडलैंड ईस्ट कोस्ट। क्या कह रहा है कि जो एक ट्रांस कनाडन रेलवे है, ठीक है, सॉरी ट्रांस कैनेडियन हाईवे है, ठीक है, इसके थ्रू कनाडा जो है कम्प्लीटली नॉर्थ से साउथ तक यहाँ इस तरीके से बोल सकते हैं और ईस्ट से वेस्ट तक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मतलब कि इंडिया के केस में देखा जाए कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि कोई रोड बना दी, उसी तरह कनाडा का भी एक रोड है वहाँ पे। एंड अलास्कन हाईवे लिंक्स एडमोंटन कनाडा टू एंकरोज अलास्का, है ना, अलास्का यूएसए का हिस्सा है। द पैन अमेरिकन हाईवे द लार्ज पोर्शन ऑफ विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद द कनेक्ट कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। पैन अमेरिकन हाईवे बनाया गया है जिसका एक बड़ा पोर्शन कंस्ट्रक्ट हो चुका है जो साउथ अमेरिका के डिफरेंट कंट्री को जोड़ेगा, सेंट्रल अमेरिका और यूएसए कनाडा को जोड़ेगा। पैन अमेरिका हाईवे मतलब पूरे अमेरिका को जोड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को। द ट्रांस कंटिनेंटल यानी कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट का। स्टुअर्ट हाईवे कनेक्ट डार्विन नॉर्थ कोस्ट एंड मेलबर्न भैया टेनेंट क्रीक एंड एलाइस स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है कि पूरे कॉन्टिनेंट को जोड़ने के लिए एक रोड इस तरीके का बनाया गया है। यूरोप है लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या व्हीकल और वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क है, बट हाईवेज फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर रेलवे एंड वाटर वे। वहाँ पे जो हाईवे है उसको काफ़ी कंपटीशन मिलता है रेलवे और हाईवे से, वाटर वे से। इन रशिया डेंस हाईवे नेटवर्क इज डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियलाइज रीजन ऑफ वेस्ट ऑफ द यूराल्स इन द मॉस्को इज द हब। तो यूराल माउंटेन जो है उसके वेस्ट में, मतलब कि जो रसिया का यूरोप वाला रीजन है उसमें ज़्यादा मतलब हाईवे का नेटवर्क उधर काफ़ी डेंस है, जबकि इधर कम है। द इंपॉर्टेंट मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे सर्व्स एज द रीजन टू द ईस्ट। क्या करें कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक रसिया का सबसे ईस्ट वाला रीजन है, उसको जोड़ने के लिए एक हाईवे बनाया गया है। ड्यू टू द वास्ट जियोग्राफिकल एरिया हाईवे रसिया नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रेलवे। क्या करें कि इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होने के कारण हाईवे रसिया में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रेलवे। इन चाइना हाईवे क्रिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटी। चाइना में जो हाईवे जो है क्रिस क्रॉस कर रहा है कंट्री को। क्रिस क्रॉस मतलब कि एकदम इस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से है, जितना ही मेजर सिटी सबको जोड़ता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कह रहा है कि वियतनाम बाउंड्री पे जो है सिटी संघाई जो सेंट्रल चाइना में है, साउथ चाइना में ग्वांगझू जो है बीजिंग नॉर्थ में है, ये सबको जोड़ता है। अ न्यू लिंक विथ चेंगडू विथ लहासा इन तिब्बत। क्या एक नया हाईवे बनाया गया जो चेंगडू को जोड़ेगा, लहासा तिब्बत में है। इन इंडिया देयर आर मैनी हाईवेज लिंकिंग द मेजर टाउन्स एंड सिटी। इंडिया में कई ऐसे हाईवे हैं जो मेजर टाउन और सिटी को जोड़ते हैं। इंडिया भी हाईवे में काफ़ी पीछे नहीं है। जैसे हम लोग अभी इतना एग्जाम्पल पढ़े तो लगता था कि मतलब लग रहा होगा किसी को कि इंडिया में हाईवे है ही नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत हाईवे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल हाईवे नंबर 7 यानी 7 जो है बनारस को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, जो लॉन्गेस्ट इन द कंट्री और कंट्री में सबसे लंबा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात किया जाए और सुपर एक्सप्रेसवे की बात किया जाए, द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ते हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ये सब को जोड़ते हैं। इन अफ्रीका हाईवे ज्वाइंस अल्जायर्स इन द नॉर्थ टू कोनेक्री इन द गिनी। सिमिलरली कायरो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन। तक कहा जा रहा है कि अफ्रीका में भी जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे हाईवे बनाया गया है। बॉर्डर रोड की बात किया जाए तो इसके लिए हमारे इंडिया में BRO बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। रोड्स लेड अलॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्रीज और कॉल्ड बॉर्डर रोड। तो जो बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री के आसपास जो रोड बनाया जाता है उनको बॉर्डर रोड बोलते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग पीपल इन रिमोट एरियाज विथ मेजर सिटी एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस। तो डिफेंस ये तो मतलब कि कहा जा रहा है कि उस एरिया में जो डेवलप्ड जो बॉर्डर एरिया होता है उधर तो कनेक्टिविटी बढ़ाते ही हैं, इसके अलावा डिफेंस के पॉइंट से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सेना वगैरह वहाँ पर भेजा जा सकता है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ सच रोड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। लगभग हर एक कंट्री में इस तरह का रोड होता है जो सामान भेजने के लिए काम करता है, जो मिलिट्री कैंप में है या फिर आसपास के विलेज हैं। रेलवे की बात किया जाए तो रेलवे आर अ मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स एंड पैसेंजर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो लंबे डिस्टेंस तक यदि किसी सामान को भेजना है, पैसेंजर को भेजना है, तो रेलवे का यूज किया जाता है। यहाँ पे द रेलवे गेज आर वेरी इन द डिफरेंट कंट्री। जो रेलवे का गेज है यानी चौड़ाई है वो काफ़ी डिफरेंट कंट्री में वेरी करता है। एंड रफली क्लासिफाइड एज मोर ब्रॉड स्टैंडर्ड एंड स्मॉलर गेज। तो क्या करें कि इसको कई पार्ट में बांटा जाता है। जैसे ब्रॉड गेज हो गया लगभग 1.5 मीटर का होता है, स्टैंडर्ड जो 1.44 मीटर का होता है, मीटर गेज 1 मीटर का होता है, स्मॉलर गेज उससे कम का होता है। द स्टैंडर्ड गेज इज यूज इन यूके। स्टैंडर्ड गेज जो है 1.44 मीटर का यूके में यूज किया जाता है। इंडिया में ब्रॉड गेज लाइन काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, पहले इंडिया मीटर गेज हुआ करता था। कम्यूटर ट्रेन आर पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान, इन इंडिया। तो कम्यूटर ट्रेन ये सब कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दीज कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर डेली टू एंड फ्रो इन द सिटी। सिटी में मतलब कि पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा जो देर आर अबाउट 13 लाख ऑफ किलोमीटर रेलवे ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। दुनिया में देखा जाए तो 13 लाख किलोमीटर जो है रेलवे है दुनिया में देखा जाए तो। कम्यूटर ट्रेन मेनली आप बोल सकते हैं पैसेंजर ट्रेन को जो फ्रीक्वेंटली चलता है। यूरोप है वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूरोप के पास सबसे ज़्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क है दुनिया का। देर आर अबाउट 4,40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे, मोस्ट ऑफ विच इज डबल और मल्टीपल ट्रैक। क्या करें वहाँ पे डबल और मल्टीपल ट्रैक मिलेंगे। इंडिया में अधिकांशतः आपको डबल ट्रैक मिलते हैं, कहीं कहीं तो अभी भी सिंगल है।
बेल्जियम है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है रेलवे का। द इंडस्ट्रियल रीजन एग्जिबिट सम ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो जो इंडस्ट्रियल रीजन है दुनिया में कहीं भी, वहाँ पे रेलवे ज़्यादा होता है। द इंपॉर्टेंट रेल हेड्स आर लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान। मिलान कौन से कंट्री में है आप बताइए यहाँ पे? मिलान कहाँ? आई थिंक किसी का कैपिटल भी है, ठीक है। बर्लिन एंड वॉर्सो। वॉर्सो भी काफ़ी फेमस जगह है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन फ्रेट इन द मैनी ऑफ दिस कंट्री। तो ये ऐसे कई कंट्री है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड रेलवे आर इंपॉर्टेंट इन लंदन एंड पेरिस। लंदन और पेरिस में अंडरग्राउंड रेलवे काफ़ी फेमस है। चैनल्स ट्यूनल्स ऑपरेटेड बाय यूरो ट्यूनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट लंदन विद पेरिस। लंदन को पेरिस से कनेक्ट करता है एक ट्यूनल के थ्रू, एक सुरंग के थ्रू, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूरो ट्यूनल ग्रुप के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे जो मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे में हो। लाइन्स हैव नाउ लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। तो जो ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे हैं अपना इंपॉर्टेंस खो चुके हैं। टू क्विकर एंड मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एयर एंड रोडवे। तो क्या कहें, क्योंकि वहाँ पे एयरवे डेवलप हो चुका है। इन रशिया रेलवे अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ कंट्री टोटल ट्रांसपोर्ट विद अ वेरी डेंस नेटवर्क। तो यूराल्स क्या करें कि यूराल्स के आसपास काफ़ी ज़्यादा डेंस है रशिया में। मॉस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल हेड विद द मेजर लाइन्स रेडिएटिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। वहाँ मॉस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है जो उतने बड़े जियोग्राफिकल एरिया में हर जगह वहाँ से रेलवे जाते हैं। अंडरग्राउंड रेलवे एंड कंप्यूटर ट्रेन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन मॉस्को। नॉर्थ अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क अकाउंटिंग फॉर नियरली 40% ऑफ वर्ल्ड टोटल। दुनिया में जितना है उसका 40% नॉर्थ अमेरिका में है। इन कॉन्ट्रेस्ट टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज द रेलवे आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज बल्कि फ्रेट्स लाइक ओवर्स, ग्रेन्स, टिम्बर एंड मशीनरी देन फॉर पैसेंजर्स। क्या कह रहा है कि देखा जाए तो यहाँ पे सामान ज़्यादा ढोया जाता है रेलवे के द्वारा, पैसेंजर काफ़ी कम ढोए जाते हैं। द मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क इज फाउंड इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज एंड द अर्बनाइज रीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल एशिया। तो ईस्ट सेंट्रल यूएसए में जो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज सिटी है वहाँ पे आपको रेल नेटवर्क का ज़्यादा मिलेगा। या फिर कनाडा में जहाँ पे ज़्यादा मतलब कोई भी कंटिनेंट में देख ले तो जहाँ पे सिटी इंडस्ट्रियलाइज सिटी ज़्यादा वहाँ पे आपको रेलवे का नेटवर्क ज़्यादा दिखेगा। इन कनाडा रेलवे आर इन द पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया। तो क्या करें कि कनाडा में रेलवे पब्लिक सेक्टर में सरकार के अंदर में है और जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ भी रेलवे को पहुँचाया गया। द ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे कैरी द बल्क ऑफ व्हीट एंड कोल टोनेज। तो क्या करें कि कोयला और यहाँ पे जो गेहूँ वगैरह उगाया जाता है किसानों को उसको भी रेलवे के द्वारा पर ढोया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर रेलवे का, अभी 25% और फाउंड इन न्यू साउथ वेल्स। तो जिसका 25% एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यू साउथ वेल्स वाले एरिया में। द वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। तो पर्थ से लेकर सिडनी तक के लाइन है, एक रेलवे है जिसको बोलते हैं वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे। न्यूजीलैंड रेलवे आर मेनली इन द नॉर्थ आइलैंड टू सर्व द फार्मिंग एरियाज। इन साउथ अमेरिका द रेल नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन 2 रीजन। साउथ अमेरिका में रेल नेटवर्क 2 ही रीजन में ज़्यादा डेंसली मतलब है, नेमली द पंपास ऑफ अर्जेंटीना एंड कॉफी ग्रोइंग रीजन ऑफ ब्राजील। तो ये 2 एरिया में रेलवे काफ़ी ज़्यादा है। विच टुगेदर अकाउंट फॉर 40% ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अफ्रीका में जितना है उसका 40% यही दोनों रीजन में। ओनली चिली अमंग द रिमेनिंग कंट्रीज है द कंसिडरेबल रूट लेंथ लिंकिंग कोस्टल सेंटर विद द माइनिंग साइट्स इन द इंटीरियर। इसके अलावा चिली में भी रेलवे नेटवर्क वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला हैव शॉर्ट सिंगल ट्रैक रेल लाइन्स देयर पोर्ट टू इंटीरियर। ठीक है, तो ये सब कंट्री में रेलवे उतना ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं है। देयर इज ओनली वन ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे रूट लिंकिंग द ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना विथ वैलपैराइजो चिली का एक शहर है अक्रॉस द एंडीज माउंटेन थ्रू द उस्पलाटा पास लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 39,000 मीटर। तो कह रहा है कि एक ही यहाँ पे ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे है, ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है वैलपैराइजो को जो चिली में है। एंडीज माउंटेन का एक पास है जिसका नाम है उस्पलाटा पास, वहाँ से क्रॉस करते हैं। एशिया रेल नेटवर्क इज मोस्ट डेंस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ जापान, चाइना एंड इंडिया। तो एशिया में बात किया जाए तो जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है चाइना, जापान और इंडिया के, वहाँ पे रेल नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है। अदर कंट्रीज हैव रिलेटिवली फ्यू रेल नेटवर्क रूट। तो क्या करें, बाकी सारी कंट्री को देखा जाए मतलब कि और भी कई कंट्री में रेलवे है यहाँ, लेकिन वहाँ पे कम है। वेस्ट एशिया इज लीस्ट डेवलप्ड। तो वेस्ट एशिया जो है कम डेवलप्ड है रेलवे में बिकॉज ऑफ वास्ट डेजर्ट एंड स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन, क्योंकि वहाँ पे बड़ा डेजर्ट है। जैसे जो अरेबियन कंट्री वहाँ पे डेजर्ट है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन टू तिब्बत के बारे में दिखाया गया है कि द ट्रेन क्योंगझाई तिब्बत ट्रेन इज अ मार्बल डेट हैज नो प्रीडिसेसर इन द पास्ट। द रेल लाइन स्ट्रेचेज 1956 किलोमीटर फ्रॉम जीनिंग टू लाहासा, 960 किलोमीटर 4000 मीटर अबव द सी लेवल। तो क्या करें कि इतना ऊंचाई पर ट्रेन चलाने के कारण यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 5072 मीटर पे भी ऊंचाई, मतलब समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर ट्रेन चलाया जा रहा है। 200 मीटर हायर देन पेरुवियन रेलवे इन द एंडीज द वर्ल्ड फॉर्मर वर्ल्ड हाईएस्ट ट्रैक अबाउट 50 किलोमीटर ट्रैक रन तो फ्रोजन अर्थ।
तो कहा जा रहा है कि पहले इसके पहले कहाँ था, तो पेरुवियन रेलवे बोला जाता था, एंडीज में वहाँ पे चलाया जाता था, ऊंचाई पे काफ़ी ज़्यादा, उससे भी 200 मीटर ऊंचाई पे यहाँ तिब्बत में ट्रेन चलाया जाता है चाइना के द्वारा, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अफ्रीका कंटिनेंट डिस्पाइट बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट, तो क्या सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट के बावजूद ओनली हैड 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे विद साउथ अफ्रीका अलोन अकॉर्डिंग टू 18,000। तो पूरे अफ्रीका में 40,000 किलोमीटर का रेलवे, जिसमें 18,000 तो साउथ अफ्रीका में ही है। ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड कॉपर माइनिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा होता है। द इंपॉर्टेंट रूट ऑफ कॉन्टिनेंटल अफ्रीका में कहाँ है, तो बेंगुएला रेलवे थ्रू द अंगोला एंड काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, मतलब जो भी है तंजानिया रेलवे फ्रॉम द जाम्बियन कॉपर बेल्ट टू दार एस सलाम ऑन द कोस्ट, रेलवे थ्रू द बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे लिंकिंग द लैंडलॉक्ड स्टेट एंड साउथ अफ्रीका नेटवर्क। तो जो भी यहाँ पे रेलवे यहाँ पे बिछाया गया है, ब्लू ट्रेन फ्रॉम केप टाउन टू प्रेटोरिया इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, वो मेनली माइनिंग एक्टिविटी वाले एरिया में, माइनिंग एक्टिविटी वाले एरिया से पोर्ट को जोड़ने के लिए बनाया गया। एल्स वेयर आर इन द नाइजीरिया, सेनेगल, तो और भी जो कंट्री यहाँ पे, वहाँ भी इसी तरीके से है कि पोर्ट सिटी को जोड़ा जा रहा है माइनिंग सिटी से। अब ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे, तो ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे रन अक्रॉस द कंटिनेंट एंड लिंक इन टू इंड्स। क्या करें कि ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे उसको बोलते हैं जो कंटिनेंट के दोनों छोर को जोड़ता है, कोई बड़ा दोनों इंड है उसको जोड़ता है। दे वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन के कारण इनको बनाया जाता था। टू फैसिलिटेट लॉन्ग रन इन द डिफरेंट डायरेक्शन, टू फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस। तो कुछ ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे की बात यहाँ पे, जैसे सबसे पहले ट्रांस साइबेरियन रेलवे रसिया में था। दिस ट्रांस साइबेरियन रेलवे मेजर रेल रूट ऑफ द रसिया फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्तोक इन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट, पासिंग थ्रू द मॉस्को, उफा, नोवोसिर्बिस्क, चीता, खबरोस्क, ये सब जो जगह है रसिया का। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया एंड द लॉन्गेस्ट, एशिया का सबसे लंबा है, लगभग 9300 किलोमीटर का, 9332 किलोमीटर का ये जो है रेलवे लाइन है। डबल ट्रैक है, डबल है, इलेक्ट्रीफाइड है, ट्रांस कंट्री रेलवे इन द वर्ल्ड। इट हैज़ हेल्प्ड इन ओपन अप इन द एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट, एशियन रीजन से एकदम एशिया से वेस्ट यूरोप में ले जाता है। इट रन से अक्रॉस द यूराल माउंटेन, तो यूराल माउंटेन और भी कई नदी, ओब नदी, एनसीसी रिवर, चीता इज एन इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरकुट्स्क एंड फर सेंटर, तो ये सब एरिया से पास करता है। दीज आर कनेक्टेड लिंक टू द साउथ नेमली टू ओडेसा। इसके अलावा जो है कई यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड कराता है कई कंट्री के लिए, जैसे यूक्रेन के लिए बाकू जो है उज्बेकिस्तान का है ना, सॉरी अजरबैजान का कैपिटल है बाकू, तो कैस्पियन कोस्ट में बाकू को ये लिंक प्रोवाइड करता है। ताशकंद जो उज्बेकिस्तान का, वहाँ पे ये सब जो भी हिस्सा था पहले जो है यूएसएसआर के अंदर आता था अधिकांश, था उलान बटर मंगोलिया का है, तो ये सब को लिंक प्रोवाइड करता है। चाइना का जो बीजिंग उसको भी एक लिंक प्रोवाइड कराता है यूरोप जाने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांस कैनेडियन, यानी कनाडा में ही होगा। तो दिस 7050 किलोमीटर रेल लाइन इन कनाडा रन फ्रॉम हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर इन द पैसिफिक कोस्ट, तो पैसिफिक कोस्ट पे जो वैंकूवर है और उसको हैलिफैक्स जो इधर अटलांटिक वाले एरिया में है उसको जोड़ता है। पासिंग थ्रू द मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनपिंग, कैलर्जी। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1886, 1886 में इसको बनाया गया था। इनिशियली पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ मेक ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट ज्वाइन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। लेटर ऑन इट gained economic significance because it connect the Quebec Montreal industrial region with the wheat belt of the Prairie region। तो क्या करें कि क्यूबेक मोन्ट्रियल का जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसको ज्वाइन करता है व्हीट बेल्ट, जहाँ पे प्रेरीज में जो काफ़ी ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है, ठीक है, उस एरिया को, एंड द कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन द नॉर्थ, और नॉर्थ में कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन को भी ये जोड़ता है। दस ईच ऑफ दीज रीजन्स बिकेम कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो देखा जाए तो हर एक रीजन एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री बना था, इसलिए सबको जोड़ देता है। अ लूप लाइन फ्रॉम विनपिंग टू द थंडर बे लेक सुपीरियर कनेक्ट दिस रेल लाइन विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वे ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या करें कि इसके लिए इसका एक ब्रांच लाइन भी बना दिया गया है जो लेक सुपीरियर को जोड़ता है। दिस लाइन इज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। तो कनाडा के इकोनॉमिक आर्टरी के रूप में इस लाइन रेलवे लाइन को जाना जाता है। व्हीट एंड मीट आर द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट। इस रूट से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो है द व्हीट एंड मीट। अब यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, दिस रेल लाइन कनेक्ट द न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पासिंग थ्रू द क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवान, ऑर्जिन, ये सब शहर को जोड़ता है। द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट इस रूट आर ओर्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। तो ये सब इस रेलवे लाइन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। ये देख सकते हैं आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे का, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग आपको यहाँ मिलेगा एकदम बाल्टिक सी के पास। उसके बाद इस तरह से ज्वाइन होते हुए यहाँ तक लाता है, ठीक है, व्लादिवोस्तोक एकदम बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे आ गया है ना। चाइना के वाला जो रीजन है उसको मंचूरिया बोलते हैं। एक्चुअली जो हम लोग मंचूरियम खाते हैं ना, इसी एरिया का फूड था। इस रीजन को मंचूरिया बोला जाता है। जो चाइना, ये चाइना का रीजन है, आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जो व्लादिवोस्तोक है एकदम चाइना के बाउंड्री पे है। पहले चाइना के अंदर ही था, लेकिन आप यदि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना से रसिया के पास कैसे चला गया। पहले चाइना का ही शहर था, आज के करीब 100 साल पहले भी देखा जाए तो। आगे हम लोग देखते हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यहाँ पे है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, कनाडा का देख सकते हैं। यहाँ पे वैंकूवर को जोड़ता है एकदम सिडनी, यहाँ भी इस तरीके से
है ना, हल्फाक्स तक जोड़ता है, ठीक है, हल्फाक्स यहाँ है, लास्ट पॉइंट इसका। सिडनी एक कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। वैंकूवर को जोड़ता है यहाँ पे। अभी तो ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकंटिनेंटल, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रांसकंटिनेंटल रेलवे हम लोग ऊपर में भी डिस्कस किए थे। दिस रेल लाइन्स रन वेस्ट अक्रॉस द साउदर्न पार्ट ऑफ कंटिनेंट फ्रॉम द पर्थ ऑन द कोस्ट, सिडनी ऑन द ईस्ट। तो पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, पासिंग थ्रू द कलबुर्गी, ब्रोकन हिल्स एंड पोर्ट अगस्ता, ये सब रीजन को ज्वाइन करता है। हम लोग नेक्स्ट फिगर में उसको भी देखेंगे। अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट द एडिलेड एंड द एलाइस स्प्रिंग एंड द ज्वाइन फर्दर द डार्विन बर्डूम लाइन्स, तो ये सारे रीजन को जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस, दिस लाइन ट्रांसफर फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल, पेरिस से इस्तांबुल तक ये चलता है, पासिंग थ्रू द स्ट्रेट्सबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, कई इंटरनेशनल शहर को जोड़ते हुए चलता है। द जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल बाई दिस एक्सप्रेस नाउ रिड्यूस टू 96 किलोमीटर एज अगेंस्ट 10 डे इन द सी रूट। क्या कह रहा है कि सॉरी 96 आवर, तो समुद्र से जाने में 10 दिन लगता है, इससे 4 दिन लगता है, 96 आवर लगता है। द चीफ एक्सपोर्ट इन दिस रेल रूट, तो जो मेजर एक्सपोर्ट होता है वो है चीज, बैकन, ओट्स, वाइन, ये सब होता है। देयर इज ए प्रपोजल टू बिल्ड ए ट्रांस एशियाटिक रेलवे, एक ट्रांस एशियाटिक रेलवे बनाने का प्रपोजल है, लिंकिंग इस्तांबुल विद बैंकॉक, जो इस्तांबुल को बैंकॉक से जोड़ेगा। इस्तांबुल कहाँ है और बैंकॉक थाईलैंड का है कैपिटल। जो कैसे आएगा इस्तांबुल से यहाँ पे, तो ईरान, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार होते हुए, तो पाकिस्तान के कारण तो लगभग इम्पॉसिबल ही लग रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक पाइपलाइन बनाने की योजना था जिसका नाम था तापी, तापी पाइपलाइन एक्चुअली था क्या, तो ये था तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से तेल आएगा पाइपलाइन के थ्रू, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आएगा, है ना। लेकिन पाकिस्तान बीच में है तो ये कभी संभव हो नहीं सकता, आप तो समझ सकते हैं। तो कभी न्यूज़ में पूछा जाए कि एग्जाम में पूछे तापी पाइपलाइन क्या है, तापी क्या है, तो बोलिएगा पाइपलाइन है जो 4 कंट्री को जोड़ता है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। इस तरह का एक विचार था, लेकिन ये विचार ही रह गया। आगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज दैट इट डज रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। तो सबसे इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें रूट कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ता। द ओशंस आर लिंक्ड विथ ईच अदर एंड नेगोशिएबल विथ शिप्स और वेरियस साइजेस। क्या करें कि सारे ओशन एक दूसरे से लिंक्ड है और उसको हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब नेविगेट कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरे उस पर हम लोग जा सकते हैं। ऑल दैट इज नीडेड टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटी, जो हमारे लिए जो बनाना पड़ता है पोर्ट फैसिलिटी बनाना पड़ता है दोनों तरफ, जहाँ से चालू होगा और जहाँ जाएगा। इट इज़ मच चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाट इज फार लेस देन दैट ऑफ लैंड। क्या कह रहा है कि ये काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि पानी का फ्रिक्शन ज़मीन के फ्रिक्शन से कम है, तो इसको जाने में तेल भी कम खर्चा होता है। द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज लोअर। वाटर ट्रांसपोर्ट डिवाइड इनटू सी रूट्स एंड इनलेट वाटर वे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक तो सी रूट और इनलैंड वाटर वे, मतलब नदी के थ्रू जो होता है उसको अलग बांटते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया वाला है, आपको यहाँ पे पर्थ मिलेगा, यहाँ पे सिडनी मिलेगा, ये दोनों को जोड़ता है, आप देख सकते हैं। और आगे जाकर मेलबर्न को भी जोड़ता है, जो क्रिकेट देखते होंगे उनके लिए सब नाम सुना सुना लग रहा होगा। पर्थ में भी एक स्टेडियम है, यहाँ पे मेलबर्न में भी एक स्टेडियम है, सिडनी में भी है। इधर देखा जाए तो एडिलेड इधर पड़ता है, ठीक है, तो एडिलेड में भी स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सी रूट के बारे में पहले पढ़ना है। तो द ओशियन ऑफर अ स्मूथ हाईवे ट्रांसवर्सल इन ऑल डायरेक्शन विथ नो मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या करें, ओशियन को मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता और हर डायरेक्शन में से ट्रेवल किया जा सकता है। ए ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रूटवे बाय सी गोइंग वेजल्स इन इंपॉर्टेंट टू डेवलप्ड इन ह्यूमन adaptation to the physical environment compared to the land and air. Ocean transport is cheaper means of haulage, carrying of load, haulage बोलते हैं carrying of load, और बल्कि मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर। तो क्या करें कि लैंड और एयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स, जो मॉडर्न पैसेंजर शिप होते हैं यहाँ पे, एंड कार्गो शिप्स आर इक्विप्ड विद रडार, तो उसमें रडार वगैरह लगाया जाता है ताकि उसको ट्रैक कर सके कहाँ पे है। वायरलेस एंड अदर नेविगेटेबल एड्स। द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर फॉर रिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड के लिए रेफ्रिजरेटेड चैम्बर यहाँ पे लगाए जाते हैं, टैंकर लगाए जाते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड शिप आल्सो इंप्रूव्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट। द वर्क ऑफ कंटेनर हैज आल्सो मेड कार्गो हैंडलिंग एट द वर्ल्ड्स मेजर पोर्ट ईजियर। इंपॉर्टेंट सी रूट के बारे में पढ़ना है। तो 8.9 नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट दिस लिंक नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है उसको जोड़ता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को जोड़ता है। द टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो टू इंडस्ट्रियली मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री है उसको ये जोड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेजर सी रूट ऑफ एंड सीपोर्ट। तो यहाँ पे ये जो हम लोग अभी पढ़े इस एरिया को जोड़ता है, इधर सॉरी यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे जिसके बारे में हम लोग पढ़ें कि जो यूएसए का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है उसको जोड़ता है वेस्टर्न यूरोप से, है ना। तो ये वाला पोर्शन के बारे में हम लोग पढ़ें जो था नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट इस रीजन में आएगा, है ना। ये जो है यूएसए वाला पोर्शन है और उसको इधर वेस्टर्न यूरोप से जोड़ रहा है।
द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज ग्रेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। यदि पूरे दुनिया का फॉरेन ट्रेड जोड़ दिया जाए तो वो भी इससे कम पड़ जाता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। 1/4 द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट, लगभग दुनिया का 1/4 यहाँ पे मूव करता है। दिस इज देयर फॉर द बिजनेस बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड एंड अदरवाइज कॉल्ड द बिग ट्रंक रोड। तो क्या करें, इसको बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी बिजी है। बोथ ऑफ द कोस्ट ऑफ हाईली एडवांस पोर्ट एंड हार्बर फैसिलिटी, जो दोनों कोस्ट हैं अमेरिका में और उधर जो यूरोप में होंगे, दोनों में हार्बर फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मेडिटेरियन इंडिया सी ओशन रूट, मेडिटेरियन से लेके इंडिया तक सी ओशन रूट। दिस रूट passes through the heart of old world and serve more countries and people than many other route. पोर्ट सैयद, एडेन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिस। इस रूट पे जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पे बताया जाए, जैसे पोर्ट सैयद यहाँ पे है ना, इधर से देखा जाए तो इस रीजन की बात किया जा रहा है। इस तरीके से स्वेज कैनाल होते हुए ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, वह यहाँ पे दिखाया गया। जो इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पे है, कहाँ गया, पोर्ट सैयद, एडेन, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर सम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑन दिस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस, तो स्वेज कैनाल बन जाने से डिस्टेंस काफ़ी कम हो चुका है एज कम्पेयर टू द अर्लियर रूट वेयर द केप ऑफ गुड होप, जो पहले अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ता था, अब स्वेज कैनाल बन जाने से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आसानी हो गया है। केप ऑफ गुड होप सी रूट, केप ऑफ गुड होप इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। द ट्रेड रूट कनेक्ट द हाईली इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न यूरोपियन रीजन विद द वेस्ट अफ्रीका, तो वेस्ट अफ्रीका को ज्वाइन करता है और साउथ अफ्रीका को कहाँ से, द वेस्टर्न यूरोपियन रीजन से। यदि यूरोप से कोई आएगा तो इसी रास्ते आना पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया इन द कमर्शियल एग्रीकल्चर इन द लाइव स्टॉक इकोनॉमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये सब एरिया को भी ज्वाइन करता है। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक बिटवीन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका इज ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्स, तो कहा जा रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के बीच में, ये बढ़ रहा है दिन पे दिन, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, रिच नेचुरल रिसोर्स जैसे गोल्ड, डायमंड, ये सब यहाँ पे निकल रहा है, इसके कारण से। अब साउथ अटलांटिक सी रूट, तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट हम लोग पढ़ते हैं, अब साउथ अटलांटिक भी है। दिस सी रूट इज अनदर इंपॉर्टेंट वन अक्रॉस द अटलांटिक ओशन विच कनेक्ट वेस्ट यूरोपियन एंड द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को जोड़ता है विद द ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे इन द साउथ अमेरिका। द ट्रैफिक इज फार लेस ऑन दिस रूट, इस पर ट्रैफिक काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड डेवलपमेंट पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, क्योंकि साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी पॉपुलेशन दोनों जगह कम है, डेवलपमेंट भी कम है। ओनली साउथ ईस्टर्न ब्राजील एंड प्लाटा एस्चुअरी एंड द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो कुछ ही रीजन में लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। देयर इज आल्सो लिटिल ट्रैफिक ऑन द रूट बिटवीन रियो डी जेनेरियो एंड केप टाउन, तो केप टाउन और रियो डी जेनेरियो के बीच में काफ़ी कम ट्रैफिक है। बोथ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका सिमिलर प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज, दोनों जगह से एक ही जैसे प्रोडक्ट है, एक ही जैसे रिसोर्सेज, इसलिए भी यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस कम होता है। आगे हम लोग पढ़े आप लोग तो नॉर्थ पैसिफिक सी रूट के बारे में, द ट्रेड अक्रॉस द वास्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन मूव्स बाय द सेबल रूट, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में भी ट्रेड होता है। विच कवर्स एट अ होनोलुलु, होनोलुलु एक जगह का नाम है। द डायरेक्ट रूट ऑन द ग्रेट सर्कल लाइक वैंकूवर एंड योकोहामा एंड रिड्यूस द ट्रेवलिंग डिस्टेंस बिटवीन बाई हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट सर्कल जो है अटलांटिक वाले रीजन में पड़ता है, ऊपर में जो अटलांटिक का रीजन है। द सी रूट लिंक द पोर्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को ज्वाइन करता है एशिया के से। दीज आर वैंकूवर, सेटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स इन द अमेरिका, तो अमेरिकन साइड पे ये सब है। और यदि इधर देखा जाए तो योकोहामा जो है हो गया, योकोहामा कहाँ है तो जापान में है। कोबे, संघाई, संघाई चाइना में, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर इधर एशियन साइड में, इसको जोड़ता है। नेक्स्ट साउथ पैसिफिक सी रूट, अब साउथ पैसिफिक की बात किया जाए तो पैसिफिक ओशन के साउथ में दिस रूट कनेक्ट वेस्टर्न यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका विथ ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ता है, न्यूजीलैंड के साथ। और स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड, जो भी पैसिफिक आइलैंड है पनामा कैनाल के थ्रू यहाँ पे आता है। दिस सी रूट इज ऑल्सो फॉर रीचिंग हांगकांग, ये जो सी रूट यूज किया था हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए। द डिस्टेंस कवर्ड विद इन पनामा एंड सिडनी 12,000 किलोमीटर। होनोलुलु इज इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट, इस रूट में होनोलुलु एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। होनोलुलु पड़ता है कौन कंट्री में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सर्च करके, ठीक है, नाम भी बड़ा अजीब है इसका। कोस्टल शिपिंग, इट इज ऑब्वियस दैट वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपर मोड, तो क्या कह रहा है कि ये तो अभी हम लोग इतना डिस्कस किए उनसे पता चल रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता मेथड है यहाँ पे। भाई ओशियनिक रूट कनेक्ट डिफरेंट कंट्री, जबकि ओशियनिक रूट जो डिफरेंट कंट्री को जोड़ता है। कोस्टल शिपिंग इज ए कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन, यूएसए, चाइना, इंडिया, तो जहाँ पे लंबा कोस्ट लाइन है वहाँ पे काफ़ी सस्ता पड़ता है। कनाडा के पास सबसे ज़्यादा लंबा कोस्ट लाइन है। सेंजिन स्टेट इन यूरोप आर मोस्ट सुटेबली प्लेस फॉर कोस्टल शिपिंग, तो कोस्टल शिपिंग के लिए जो सेंजिन स्टेट है यूरोप में वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। कनेक्टिंग वन मेंबर्स कोस्ट विथ अदर, ई प्रॉपरली डेवलप्ड कोस्टल शिपिंग कैन रिड्यूस द कंजेशन ऑफ द लैंड रूट, क्या करें कि यदि कोस्टल शिपिंग को बढ़ाया जाए तो लैंड रूट पे जो कंजेशन है, जो वहाँ पे ज़्यादा लोड है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। अब शिपिंग कैनाल तथा स्वेज एंड पनामा कैनाल से टू वाइटल मैनमेड नेविगेशन कैनाल और वाटरवेज भी सर्व द गेटवे ऑफ कॉमर्स बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, तो दो कैनाल यहाँ पे बनाया गया, स्वेज और पनामा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जो डिस्टेंस को कम करता है, एक गेटवे खोलता है ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड को। स्वेज कैनाल की बात किया जाए, दिस कैनाल हैड बीन कंस्ट्रक्टेड 1816, इसको 1869 में बनाया गया था, जिस साल गांधी जी जन्म लिए थे। इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सैयद एंड द नॉर्थ एंड पोर्ट स्वेज, क्या कह रहा है कि इजिप्ट में पोर्ट सैयद है, वहाँ से नॉर्थ में, और उसी के नीचे है पोर्ट स्वेज, उसी दोनों को जोड़ता है। लिंकिंग द मेडिटेरियन एंड रेड सी, जिसके कारण मेडिटेरियन सी को रेड सी से भी जोड़ता है बोल सकते हैं। इट गिव्स यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में आने के लिए यूरोप को एक नया रास्ता देता है और काफ़ी डिस्टेंस को कम कर देता है। यहाँ पे पहले केप ऑफ गुड होप करके आते थे सब पहले, बीच में डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट, तो क्या करे काफ़ी यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाता है। इट इज अ सी लेवल कैनाल, एक समुद्र लेवल का कैनाल है, विदाउट लॉक्स विच इज अबाउट 160 किलोमीटर, जिसमें कोई, जैसे नॉर्मली कैनाल जहाँ पे नेविगेशन होता है उसमें लॉक होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई लॉक नहीं है, सी लेवल का काम करता है। विच इज अबाउट 160 किलोमीटर, लगभग 160 किलोमीटर और 11 से 15 मीटर गहरा है। अबाउट 100 शिप ट्रेवल डेली, इसमें लगभग 100 जहाज डेली जाते हैं, और इस शिप टेक 10 to 12 टू क्रॉस दिस, मतलब हर एक जहाज को लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं इस कैनाल को पास करने में। द टोल्स आर हैवी, यहाँ पे जो टोल वसूला जाता है इन देशों के द्वारा जो स्वेज कैनाल बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड सम टाइम इट इज चीपियर टू गो बाय द लॉन्गर केप रूट वेन और द कंसिक्वेंट डिले इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या करें, तो इसीलिए कई लोग जो हैं, यदि सामान खराब होने वाला नहीं है या फिर पहुँचने में कोई जल्दी नहीं है तो पुराने वाले रास्ते बहुत लोग अपना लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई टोल लगता नहीं है वहाँ पे। रेलवे फॉलो द कैनाल टू स्वेज द फॉर्म इस्माइलिया, देयर इज अ ब्रांच लाइन टू कायरो, इसके पैरेलल में एक रेलवे भी वहाँ पे बनाया जा रहा है। नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम नाइल आल्सो ज्वाइन द स्वेज कैनाल, तो क्या कर रहा है कि नाइल नदी जो है वहाँ पे अफ्रीका में, वहाँ से एक कैनाल बनाया गया इस कैनाल को ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे एक होता है ना कि एक मेन रोड बन गया, अब बहुत सारे ब्रांच रोड उसमें बना करके मेन रोड मिला है, तो अब उस तरह का काम वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ताकि पोर्ट सैयद और स्वेज में एक तरह से बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर पहुँचाया जा सके। ये उसका स्वेज कैनाल का पूरा है। यहाँ पे देख सकते हैं टर्की का पोर्ट सैयद है जो मेडिटेरियन सी के पास है, ठीक है, टर्की का हिस्सा है, और उसको यहाँ से नहर बना करके यहाँ पे देख सकते हैं गल्फ ऑफ स्वेज जो है, यहाँ पे स्वेज जो अंतिम पोर्ट है उसको जोड़ रहा है, ठीक है। अब रेलवे यहाँ पे डेवलप किया, जैसे कायरो से एक तरह से यहाँ से तक रेलवे डेवलप किया गया है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये जो है शिप का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपको जगह है ना, ये काफ़ी पतला जगह है, इसलिए जहाज़ को इधर ट्रेवल करने में 10-12 घंटे लग जाते हैं इतना छोटे डिस्टेंस को, ठीक है। और कई कैनाल भी, जैसे फ्रेश वाटर कैनाल हो गया, ये सब कैनाल डेवलप किया गया है, ठीक है। ये सब रेलवे डेवलप किया है स्वेज तक आने के लिए, ये जो मेन जो रास्ता है जिससे जहाज आता है, जिसके लिए पूरा कुछ बनाया गया है, तो ये पूरा है मतलब स्वेज कैनाल का। अब पनामा कैनाल के बारे में जानते हैं। यदि इसको बड़े मैप पे देखें तो स्वेज कैनाल कहाँ है, तो कोई बड़ा मैप इधर वर्ल्ड का मिले तो हम दिखा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको स्वेज दिख रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है, ये जो है टर्की का ये रीजन है यहाँ पे, और यहीं पे पोर्ट सईद है जहाँ से ज्वाइन करता है ये पूरा, और यहाँ पे जो पूरा पोर्शन है जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहीं पे स्वेज कैनाल आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले जो अमेरिका कोई यदि यूरोप से आना चाहता था तो उसको यहाँ से आना पड़ता था, जैसे लंदन है तो पूरा ऐसे घूम करके आता था, इंडिया में ऐसे आता था, वास्को डी गामा भी ऐसे ही आया था। तो ये पूरा डिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पे उन लोग सोचा, एक नया उपाय लगाया कि हम लोग क्यों ना ऐसे ऐसे और यहाँ पे कैनाल बना देते हैं कुछ दूर का, तो हम लोग को एक नया रास्ता मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे पनामा कैनाल बनाया गया है। यदि आप इमेजिन कीजिए कि किसी को यदि कोई यहाँ है और उसको यहाँ पहुँचना है, तो समुद्र के रास्ते से यदि पहुँचना है तो कैसे आना पड़ेगा, उसको पूरा घूम करके आना पड़ेगा ऐसे। यहाँ से देखा जाए तो यदि कोई वैंकूवर से चलना चाहता है और यहाँ पे पहुँचना चाहता है, ठीक है, तो उसको ऐसे आना पड़ेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे हम एक रास्ता खोद देते हैं और यहाँ से इस तरीके से, तो नहर बना करके आ रहा है लोग, ठीक है। होनोलुलु आपको यहाँ मिलेगा, है ना, हम ही आपको दिखाया। तो होनोलुलु एक्चुअली एक आइलैंड है, छोटा सा कंट्री है, ठीक है, एक आइलैंड नेशन है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हालांकि इसके ऊपर किसी एक बड़े कंट्री का कब्जा है। तो पनामा कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। पनामा कैनाल कनेक्ट अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन, ठीक है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, ईस्ट में इसका अटलांटिक ओशन है। याद रखिएगा, जो स्वेज कैनाल है मेडिटेरियन सी को रेड सी को जोड़ता है, और ये जो पनामा कैनाल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थमस, जो इस्थमस ऑफ पनामा है उसके बीच से निकाला गया है, बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन बाय द यूएस गवर्नमेंट विच परचेड 8 किलोमीटर ऑफ एरिया एंड आइदर साइड एंड नेम इट कैनाल जोन। क्या कह रहा है कि जो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया, वहाँ के 8 किलोमीटर का एरिया है, इसके द्वारा परचेज किया गया यूएस के द्वारा, और उसको कैनाल जोन घोषित किया गया। द कैनाल इज और 22 किलोमीटर, 72 किलोमीटर का कैनाल है, लॉन्ग एंड इन्वॉल्व्स अ वेरी, कहाँ गया, डीप कटिंग फॉर लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर। क्या करें, कहीं कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मुड़ाव, मतलब कि इस तरीके से अचानक से टर्न करने वाला है।
इट इज 6 लॉक सिस्टम, इसमें लॉक सिस्टम है, शिप अक्रॉस द डिफरेंट लेवल्स 26 किलोमीटर अप एंड डाउन थ्रू दिस लॉक्स बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है। इट शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाई 13,000 किलोमीटर। यदि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो 13,000 किलोमीटर से कम कर देता है बाई सी। लाइकवाइज द डिस्टेंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए, द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इज शॉर्टेंड। तो हर जगह का डिस्टेंस इसके कारण कम हो चुका है। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैनाल रिलेटिवली लेस देन दैट ऑफ स्वेज। तो क्या करें, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखा जाए तो स्वेज के मुकाबले कम है। हाउएवर इट इज वाइटल टू इकोनॉमिक्स फॉर लैटिन अमेरिका, लेकिन लैटिन अमेरिका की इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे कैनाल को देख सकते हैं, हम लोग ऊपर में भी डिस्कस किए थे कहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीके से, और इस कैनाल के दोनों तरफ 8-8 किलोमीटर का एरिया यूएसए के द्वारा खरीद लिया गया है ना। दोनों तरफ कैनाल के दोनों तरफ 8-8 किलोमीटर का एरिया जो है यूएसए के द्वारा खरीद लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर कैनाल सर्वाइव फॉर द शिपिंग रेवेन्यू, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कंप्लीट कब किया, पनामा कैनाल के बारे में बात यहाँ पे चल रहा है। तो इसको कंप्लीट किया गया 2014-15 में कंप्लीट हुआ, हालांकि काम इसका काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। इसका पूरा लेंथ कितना है, 80 किलोमीटर है। अब इनलैंड वाटरवे के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इनलैंड वाटरवे मतलब कि नदी के द्वारा जो ट्रैवलिंग किया जाता है। रिवर कैनाल लेक्स कोस्टल एरिया हैव द बीन इंपॉर्टेंट वाटरवे सिंस द टाइम इमोरियल। तो क्या करें कि इनलैंड वाटरवे जो है काफ़ी पहले से यूज होता आ रहा है। जिस समय आदमी आदि मानव था उस समय से इनलैंड वाटरवे का यूज कर रहा है। बोट्स एंड स्टीमर यूज एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एंड पैसेंजर। तो कार्गो और पैसेंजर के लिए बोट और स्टीमर का यूज किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे इज डिपेंडेंट नेविगेबिलिटी वाइड्थ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल। क्या करा है कि जो वाटरवे इनलैंड वाटरवे का डेवलपमेंट है कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे नेविगेबिलिटी, कितना नेविगेबल है वो एरिया, कितना वाइड है, कितना डेप्थ है, कंटिन्यूटी इन वाटर फ्लो, कितने साल के कितने महीने पानी फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी किस तरीके का यूज किया जा रहा है। रिवर्स आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। रिवर जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करते हैं डेंस फॉरेस्ट में। वेरी हैवी कार्गो लाइक कोल, सीमेंट, टिम्बर एंड मेटेलिक ओर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे के थ्रू ये सब हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम रिवर वेज वेयर द मेन हाईवे फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द केस ऑफ इंडिया। खैर पुराने जमाने में देखा तो इंडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, बट द लेस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ कंपटीशन फॉर रेलवे। लेकिन रेलवे जब आया इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने लगा वाटरवे और रेलवे के बीच में, और रेलवे यहाँ पे जीत गया। लैक ऑफ वाटर ड्यू टू डाइवर्सन ऑफ इरीगेशन एंड देयर पुअर मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि वाटर रिसोर्स इनलैंड वाटरवे पे कोई ज़्यादा ध्यान अब नहीं देने लगा था। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर एज इनलैंड वाटरवे फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द डेवलप्ड वर्ल्ड। क्या करें, जो डेवलप्ड नेशन है उनके द्वारा यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस देखा गया कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट इनहेरेंट लिमिटेशन मैनी रिवर्स हैव बीन मॉडिफाइड टू एनहेंस देयर नेविगेबिलिटी बाय ड्रेजिंग एस्टेब्लिशिंग रिवर बैंक। क्या करा है कि बहुत सारे रिवर को नेविगेबल बनाया जाता है, जो नेविगेबल नहीं है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच है, ठीक है। तो उसको बनाया जाता है वहाँ पे, उसमें ड्रेजिंग करके उसको ज़्यादा गहरा बना करके, रिवर बैंक दोनों तरफ बना करके, डैम बना करके, है ना, ताकि पानी के फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। द फ्लोइंग रिवर वाटरवे आर सम ऑफ द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट हाईवे कॉमर्स। तो दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट, तो जैसे राइन वाटरवे, राइन नदी। द राइन फ्लो थ्रू द जर्मनी एंड द नीदरलैंड। राइन जो है जर्मनी और नीदरलैंड के थ्रू फ्लो करता है। इट इज़ नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रॉटरडम। तो रॉटरडम से 700 किलोमीटर तक ये नेविगेबल है। एज इट माउथ इन द नीदरलैंड, बेसल इन द स्विट्जरलैंड। तो क्या करें कि जो है मतलब कि जो नीदरलैंड है ना, वहाँ पे उसका माउथ है, टू वेसल इन द स्विट्जरलैंड, उस एरिया में जो है नेविगेबल है। ओशियन गोइंग वेजल्स कैन रीच अप टू कोलोजन। द रूढ़ रिवर ज्वाइन, तो रूढ़ भी एक नदी का नाम है, रूढ़ एक एरिया भी है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोयला प्रोडक्शन होता है। ज्वाइन द राइन फ्रॉम द ईस्ट, इट फ्लो थ्रू अ रिच कोलफील्ड एंड विच होल बेसिन हैज बिकम अ प्रोस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ठीक है। तो रूढ़ रिवर भी इसको ज्वाइन करती है, जिसके मतलब, और ये जो है रिवर है काफ़ी कोल प्रोड्यूसिंग एरिया से फ्लो करती है, इसके कारण से इसमें नेविगेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। डसलडॉर्फ इज़ द राइन पोर्ट फॉर दिस रीजन। डसलडॉर्फ जो है एक राइन पोर्ट है इस रीजन में। ह्यूज टॉनेज मूवमेंट मूव अलोंग द स्ट्रेच ऑफ द रिवर रूढ़। जो रूढ़ नदी है उसके साउथ में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टनेज का मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोड, यहाँ पे बोल सकते हैं कई टनों का लोड जो है यहाँ पे ट्रेवल करता है। दिस वाटर वे इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवली यूज। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इनलैंड वाटर वे है। ईच ईयर मोर देन 20,000 ओशन गोइंग शिप्स एंड 2 लाख इनलैंड वेजल्स एक्सचेंज देयर कार्गो, है ना, इतने जहाज इसमें चलते हैं। इट कनेक्ट द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो हम लोग पढ़े थे उसको ज्वाइन कराता है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम ये सब के इलाकों से। यहाँ पे राइन वाटरवे का एग्जांपल देख सकते हैं। राइन नदी है, वहाँ पे किस तरीके से वाटरवे डेवलप किया गया है। अब डैन्यूबे वाटरवे, डैन्यूबे भी एक नदी है। दिस इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे सर्व ईस्टर्न यूरोप में सर्व करता है। डैन्यूबे रिवर राइजिंग इन द ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट में राइज करता है।
एंड फ्लो ईस्टवर्ड थ्रू मैनी कंट्रीज, और ईस्टवर्ड फ्लो करता है कई देशों के थ्रू। इट इज नेविगेबल अप टू टोरोना सेवरिन, द चीफ एक्सपोर्ट आइटम्स आर व्हीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। तो ये भी कुछ ही दूर तक नेविगेबल है, मतलब पूरा ये नेविगेबल नहीं है लेकिन कुछ दूर तक नेविगेबल है, इस शहर तक टोरोना सेवरिन तक। और यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाता है व्हीट, मेज, टिम्बर, मशीनरी, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइन रिवर का यहाँ पे दिखा रहा है ना, इस तरीके से यहाँ से यहाँ से चालू होता है स्विट्ज़रलैंड से, और स्विट्ज़रलैंड के बेसल के आसपास चालू होता है, और उसका माउथ नीदरलैंड के आसपास है, ठीक है, रॉटरडम नीदरलैंड, यहाँ पे नॉर्थ सी में जाकर के मिल जाता है। अब वोल्गा वाटर वे, वोल्गा नदी तो रसिया में पड़ता है, तो रसिया इज लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटर है, रसिया में काफ़ी ज़्यादा वाटर वे का यूज़ किया जाता है, और विच वोल्गा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें वोल्गा इंपॉर्टेंट में से एक, इट प्रोवाइड नेविगेबल वाटर वे ऑफ 11,200 किलोमीटर ड्रेन इन द कैस्पियन सी। तो जो 11,200 किलोमीटर का एक नेविगेबल एरिया प्रोवाइड कराता है और कैस्पियन सी में जाकर के गिर जाता है। द वोल्गा मैस्को कनाल कनेक्टेड विद द मॉस्को रीजन, तो वोल्गा मैस्को एक कनाल है जो मॉस्को रीजन से ज्वाइन करता है, वोल्गा डॉन कनाल तो ब्लैक सी को ज्वाइन करता है। अब ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे, तो ग्रेट लेक और संत लॉरेंस सीवे के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो कनेक्टेड बाय सू कैनाल एंड वेलेंड कैनाल टू फॉर्म इनलैंड वाटर वे। तो इसको कई रिवर के द्वारा कई कैनाल के द्वारा पांचों लेक जो यहाँ पे 4-5 लेक हैं, सुपीरियर, हुरोन, ईरी, ओंटारियो, ठीक है, इसको डिफरेंट कैनाल के द्वारा जोड़ा गया ताकि वाटर वे यहाँ पे इनलैंड वाटर वे को डेवलप किया जाए। द एस्चुअरी ऑफ संत लॉरेंस रिवर अलॉन्ग विद ग्रेट लेक्स फॉर्म यूनिक कमर्शियल वाटर वे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में संत लॉरेंस रिवर का जो एस्चुअरी है, ये पांचों जो कैनाल आपको दिख रहे हैं लेक, और इसको जो कैनाल के थ्रू ज्वाइन किया गया है, ये काफ़ी कमर्शियली एक फ़ायदा देता है नॉर्थ अमेरिका। द पोर्ट्स ऑन दिस रूट लाइक डिलूथ, बफेलो आर इक्विप्ड विद द फैसिलिटीज ऑफ ओशियन पोर्ट। तो इस पे जो पोर्ट है, ठीक है तो नदी का पोर्ट, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा फैसिलिटी बनाया है कि लगता है कि ओशियन का पोर्ट है। बफेलो एक पोर्ट का नाम है नॉर्थ अमेरिका में। एज सच लार्ज ओशन गोइंग व्हीकल्स आर एबल टू नेविगेट अप द रिवर डीप इनसाइड द कंटिनेंट ऑफ मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, तो कह रहा है कि यहाँ से नदी के रास्ते मॉन्ट्रियल तक जा सकता है, बट हेयर गुड्स हैव टू बी ट्रांसशिप्ड टू स्मॉलर वेजल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रैपिड्स। कैनाल से बिन कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3.5 मीटर वाइड टू अवॉइड दिस, ठीक है, तो कह रहा है कैनाल के थ्रू इसको भी कई नदी को भी यहाँ पे इस एरिया में जोड़ा गया है। अब मिसिसिपी वाटर वे, मिसिसिपी भी एक नदी का नाम है। मिसिसिपी ओहियो वाटर वे कनेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए के अंदर वाले हिस्से को जोड़ता है विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो साउथ में उससे जोड़ता है। लार्ज स्टीमर कैन गो थ्रू दिस अप टू मिनियापोलिस, तो मिनियापोलिस एक शहर का नाम है और यूएसए का एक स्टेट भी है, ठीक है, तो बड़े स्टीमर इस रास्ते से पास कर सकते हैं। अब एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, सबसे महंगा और सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट वेरी कॉस्टली और फास्टेस्ट है। बीइंग फास्ट इट इज प्रीफर्ड बाय पैसेंजर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबे डिस्टेंस से ट्रेवल करने वाले पैसेंजर उनके द्वारा प्रीफर किया जाता है। वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव्ड रैपिडली ऑन द वर्ल्ड वाइड स्केल, जो महंगे कार्गो होते हैं उनको दुनिया में कहीं भी इसके थ्रू भेजा जा सकता है। इट इज ऑफन द ओनली मीन्स टू रीच इनएक्सेसिबल एरिया, जो एरिया इनएक्सेसिबल है, मतलब जहाँ पे आदमी रोड नहीं बना सकता, वहाँ जाने के लिए एयर भी एक मीडियम है। एयर ट्रांसपोर्ट हैज ब्रॉट अबाउट अ कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाया गया है। द फ्रिक्शंस क्रिएटेड बाय माउंटेनियस स्नो फील्ड्स एंड इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेंस हैव बीन ओवरकम, तो क्या करें कि जैसे माउंटेन में स्नो फील्ड में रोड नहीं बनाया जा सकता था, डेजर्ट पे जो है रोड नहीं बनाया जा सकता, वो सब अब खत्म हो चुका है रेलवे एरोप्लेन के आ जाने से। द एक्सेसिबिलिटी हैज इंक्रीज, पहुँच लोगों का वहाँ तक बढ़ चुका है। द एयरप्लेन ब्रिंग्स varied articles to the Eskimo in the North Canada unhindered by the frozen ground. In the Himalayan region the routes have been obstructed due to landslide, हिमालय रीजन में कभी कभी लैंडस्लाइड के कारण जो रूट जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है एवलांचेज के कारण, ज़्यादा बर्फ गिरने के कारण, एट सच टाइम देयर ट्रेवल द वर्ल्ड अल्टरनेटिव, तो ऐसे समय में एयर ट्रेवल ही एक अल्टरनेटिव का माध्यम है। एयर हैज ऑल्सो ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, द एयर स्ट्राइक बाई यूएस एंड ब्रिटिश फोर्सेज इन इराक बीन ट्रिमरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू इफेक्ट, क्या करें कि एयर भी और भी कई तरह के रणनीतिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एयर स्ट्राइक किया गया था यूएसए और ब्रिटिश फोर्स के द्वारा इराक में, और इंडिया के द्वारा भी किया गया था पाकिस्तान में, है ना, 2 बार किया गया था। एयरवेज नेटवर्क की स्पेंडिंग वेरी फास्ट, एयरवेज नेटवर्क जो काफ़ी फास्ट है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया गया। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इन देयर ऑपरेशन रिक्वायर एलोबरेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हैंगर उसको बोलते हैं जहाँ पे जहाज को रखा जाता है। लैंडिंग, फ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी फॉर द एयरक्राफ्ट, तो क्या करें कि इसको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी महंगा है। हैज़ डेवलप्ड मोर इन द हाईली इंडस्ट्रियलाइज सेंटर, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज सेंटर है वहाँ पे डेवलप्ड होते हैं ऐसे कंट्री में। वेयर द लार्ज पार्ट ऑफ, मतलब कि जहाँ पे एयर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज मोर देन 35 किलोमीटर अब ये क्या कर रहा है कि यदि दुनिया में देखा जाए तो आज भी ये अब दुनिया में पूरे दुनिया को 35 घंटे में देख सकते हैं।
है ना। मतलब कि दुनिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर 35 घंटा से ज़्यादा दूर में पहुँचेंगे, है ना। अमेरिका जाने में भी आई थिंक 22-23 घंटा के आसपास लगता है। दिस स्टार्टिंग फैक्ट हैज़ बीन मोड पॉसिबल ड्यू टू पीपल हु बिल्ड एंड फ्लाई एयरप्लेन्स। ट्रेवल कैन एयर बाय नाउ बी मेजर्ड बाय आवर्स एंड मिनट। जो हवा से ट्रेवल होता है ना, वो घंटे और मिनट में यहाँ पे गिने जाते हैं इंस्टीड ऑफ ईयर्स एंड मंथ। पहले जो जब पानी वाले जहाज़ से होता था तो मंथ में गिने जाते थे कि जाने में 6 महीने लगेंगे या 2 महीने लगेंगे, इस तरीके से। फ्रीक्वेंट एयर सर्विस अवेलेबल टू द मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में कई पार्ट में फ्रीक्वेंट एयर सर्विस अवेलेबल है। ऑल द यूके पायोनियर्ड द यूज ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट। तो कमर्शियली जेट ट्रांसपोर्ट में यूके काफ़ी ज़्यादा आगे है। यूएसए डेवलप्ड लार्जली पोस्ट वार इंटरनेशनल सिविल एविएशन, है ना। वहाँ पे यूएसए में जो यूएसए का जो एयरफोर्स है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आगे है। टुडे मोर देन 250 कमर्शियल एयरलाइन ऑफर रेगुलर सर्विस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 250 कमर्शियल एयरलाइन है, मतलब प्राइवेट कंपनी है जो ऑफर करते हैं सर्विस यहाँ पे। रिसेंट डेवलपमेंट कैन चेंज फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर। तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में चलता है, जो 3.5 घंटा ट्रैवल करता है। अब इंटरकंटिनेंटल एयर रूट, जो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट को जोड़ते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज अ डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ द इंटरकंटिनेंटल एयर रूट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर वाले रीजन है वहाँ पे काफ़ी एक डिफरेंट ईस्ट बेल्ट इंटरकंटिनेंटल एयर रूट है। डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन ईस्टर्न यूएसए। ईस्टर्न यूएसए में काफ़ी ज़्यादा डेंस नेटवर्क है। वेस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब रीजन में। यूएसए लोन अकाउंट फॉर 60% ऑफ एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जितना एयरवेज उसका 60% तो यूएसए में ही है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, कराची कहाँ से आ गया, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, है ना, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो आर द नोडल पॉइंट वेयर एयर रूट कवरेज कन्वर्ट द रेडिएट टू ऑल कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो ये सब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के डिफरेंट एयरपोर्ट का यहाँ पे नाम दिया गया है। अफ्रीका, एशियाटिक पोर्ट ऑफ रसिया एंड साउथ अमेरिका लुक्स लैक एयर सर्विस। तो अफ्रीका और रसिया का जो एशियाटिक पार्ट है, एशिया वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका, यहाँ पे एयर सर्विस कम है। दे आर लिमिटेड एयर सर्विस बिटवीन 10 to 35 लैटिट्यूड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर देखा जाए तो काफ़ी कम वहाँ पे एयर वहाँ पे काफ़ी कम है, मतलब कि एयर ट्रैफिक काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लिमिटेड लैंड मास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये था एयर सर्विस के बारे में। हम लोग पाइपलाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पाइपलाइंस आर यूज एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैस सच एज वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर अनइंटरप्टेड फ्लो। तो अनइंटरप्टेड फ्लो के लिए नेचुरल गैस, वाटर, ये सब को ट्रेवल करने के लिए पाइपलाइन का यूज किया जाता है। वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइन इज फेमिलियर टू ऑल। जैसे पाइपलाइन के थ्रू जो वाटर है तो हर किसी को फेमिलियर है क्योंकि इंडिया के लगभग हर एक शहर में पाइप के थ्रू पानी आता है, सप्लाई का पानी। कुकिंग गैस और एलपीजी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन से मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि इंडिया में भी कई शहरों में, है ना, एलपीजी को पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। पाइपलाइन कैन आल्सो भी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल। लिक्विफाइड कोल को भेजने के लिए पाइपलाइन का यूज किया जाता है। ये न्यूजीलैंड मिल्क इज बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पाइपलाइन के थ्रू जो मिल्क भेजा जाता है, पाइप में दूध बहता है। इन यूएसए देयर इज अ डेंस नेटवर्क फॉर ऑयल पाइपलाइन। यूएसए में ऑयल पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा डेंस है फॉर प्रोड्यूसिंग एरिया टू द कंज्यूमिंग एरिया, है ना, जहाँ से कंज्यूम होता है उस एरिया तक जाने के लिए। बिग इंच इन वन सच फेमस पाइपलाइन विच कैरी पेट्रोलियम फ्रॉम द ओल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो बिग इंच एक पाइपलाइन का नाम है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो पेट्रोलियम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भेजाता है। अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्रेट पर टन किलोमीटर इज कैरिड थ्रू पाइपलाइन यूएसए। तो क्या हो जा रहा है कि जितना फ्रेट है, जितना यूएसए में सामान का ढुलाई किया जाता है उसका 17% यदि देखा जाए तो लगभग पाइपलाइन से ही होता है। मतलब यूएसए पाइपलाइन का काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहा है। ये आपको मेजर एयरपोर्ट का यहाँ पे जो हम लोग नाम उधर वही पढ़े थे ना, मेजर एयरपोर्ट, तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए तो 40 डिग्री से नीचे कोई आपको एयरपोर्ट नहीं दिखेगा, लेकिन नॉर्दर्न में देखिए तो आपको हर जगह, यहाँ तक कि 60 डिग्री वाले रीजन में भी आपको, मतलब जहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वहाँ भी आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन साउदर्न में 40 से नीचे कहीं नहीं, आप देख सकते हैं, है ना। तो मेजर एयरपोर्ट आप देख सकते हैं इंडिया में दिखाया गया तो न्यू दिल्ली, कराची, मुंबई, चेन्नई, अमृतसर, है ना, ढाका, कोलकाता, ये सब इंडिया का एयरपोर्ट है। यहाँ पे आप बैंकॉक देख सकते हैं, नीचे कुआलालंपुर है, सिंगापुर है, एडिस अबाबा, नैरोबी, ये सब यहाँ का है। मतलब अफ्रीका में दार एस सलाम तंजानिया के अंदर आता है। तो यहाँ जेद्दाह पोर्ट है सऊदी अरेबिया का, ठीक है। तेहरान ईरान का कैपिटल जो है यहाँ पे कैस्पियन सी के किनारे आपको जो दिख रहा है कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है। ताशकंद, ठीक है। ये सब एयरपोर्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है यहाँ पे। आप यूरोप में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे। लंदन, पेरिस, मैड्रिड स्पेन का जो कैपिटल है, बर्मिंघम, स्टॉकहोम, एम्स्टर्डम, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, जेनेवा, रोम, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इधर। आप इधर यहाँ देखिए रसिया का जो एशिया वाला रीजन है, इधर यदि ऐसे कुछ है, इधर वाला यूरोप है, तो सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये सब जो आता है यूरोप में आता है।
रसिया का जो एशिया का जो रीजन है इधर काफ़ी कम आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे व्लादिवोस्टोक यहाँ पे है, बीजिंग यहाँ पे है ना, तो ये चाइना में है बीजिंग, संघाई, ये सब जो है ना। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट को हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन यूरोप, रसिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया पाइपलाइन आर यूज टू कनेक्ट ऑयल वेल टू रिफाइनरी। तो यूरोप में, रसिया में, वेस्ट एशिया में, इंडिया में पाइपलाइन का यूज किया जाता है ऑयल वेल को कनेक्ट करने के लिए रिफाइनरी से, जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, पोर्ट टू और डोमेस्टिक मार्केट। तुर्कमेनिस्तान इन सेंट्रल एशिया हैज एक्सटेंडेड द पाइपलाइन टू ईरान एंड ऑल्सो पार्ट टू चाइना। तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ पे सेंट्रल एशिया में, वहाँ से पाइपलाइन को एक्सटेंड किया गया ईरान तक और चाइना के कुछ हिस्से तक। आप यहाँ देख सकते हैं यूक्रेन में इस तरीके से पाइपलाइन से नेचुरल गैस यहाँ पे भेजा जा रहा है। द प्रपोज्ड ईरान इंडिया भाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक ईरान से पाकिस्तान होते हुए एक अलग रूट बनाया गया है, ईरान से पाकिस्तान होते हुए समुद्र के थ्रू इसको जाना है ना। इस तरीके से ईरान यहाँ पे है, इधर ईरान है, ठीक है, और यहाँ से समुद्र के थ्रू पाकिस्तान होते हुए, मतलब कि इस पाकिस्तान के वाटर से होते हुए इंडिया तक आने के लिए एक पाइपलाइन बनाया गया। उसके अलावा एक तापी पाइपलाइन बनाया गया है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे। हालांकि दोनों ये प्रपोजल है, बना नहीं है, और आई थिंक बनने वाला भी नहीं है पाकिस्तान के कारण। अब कम्युनिकेशन के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हैव यूज डिफरेंट मेथड्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो लंबे दूरी तक कम्युनिकेशन करने के लिए ह्यूमन बींग के द्वारा डिफरेंट मेथड यहाँ पे अपनाया गया है। टू बी टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे टेलीग्राफ और टेलीफोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टेलीग्राफ आज इंस्ट्रूमेंटल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन वेस्ट। तो अमेरिका में कॉलोनाइजेशन में टेलीग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया में भी कॉलोनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टेलीग्राफ। ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिड 20th सेंचुरी द अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी इंजॉयड अ मोनोपोली ओवर यूएसए। तो अमेरिका जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ का जो टेलीफोन कंपनी था, यूएसए में मोनोपोली था उसका टेलीफोन इंडस्ट्री। इनफैक्ट द टेलीफोन बिकम अ क्रिटिकल फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। फर्म सेंट्रलाइज देयर फंक्शनिंग एंड सिटी। तो जो टेलीफोन फर्म्स होते हैं सिटी में ज़्यादा अपना परफॉर्म फंक्शन करते हैं। हेडक्वार्टर्स में लोकेटेड देयर ब्रांच ऑफिस इन स्मॉलर टाउन। इवन टुडे टेलीफोन इज मोस्ट कॉमनली यूज मोड। आज भी टेलीफोन हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज द यूज ऑफ सेल फोन मेड पॉसिबल बाई सैटेलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। टुडे देयर इज अ फेनोमेनल पेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या करें कि आज डेवलपमेंट का काफ़ी होड़ लगा हुआ है। द मेजर ब्रेक थ्रू ऑफ दिस यूज टू द ऑप्टिक फाइबर केबल। तो इसका एक मेजर ब्रेक थ्रू है ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू। फेस्ड विद ए माउंटिंग कंपटीशन टेलीफोन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अपग्रेडेड देयर कॉपर केबल सिस्टम टू द इंक्लूड ऑप्टिक फाइबर केबल। तो पहले जो है कॉपर केबल यूज किया जाता था टेलीफोन कंपनी की द्वारा, उसको ऑप्टिक फाइबर केबल से चेंज किया गया। दिस अलाउ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड, जिसके कारण से डाटा काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट होने लगा है ना। 2G 3G 4G इस टाइप का आया। अब पढ़ते सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लेनेट कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज। तो इतने कंट्रीज में जो है इतने सारे लोगों को इंटरनेट के सहारे जोड़ा जा रहा है। सैटेलाइट होते क्या है, तो सैटेलाइट टच ह्यूमन लाइफ्स इन मैनी वेज। एवरी टाइम यू यूज द सेल फोन टू कॉल अ फ्रेंड, सेंड एसएमएस और वॉच अ पॉपुलर प्रोग्राम ऑन केबल टेलीविजन, यू आर यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आप कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ये सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ। सो कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट इमर्ज एज अ न्यू एरिया इन कम्युनिकेशन सिंस 1970 आफ्टर यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर पायोनियर्ड स्पेस रिसर्च। तो क्या करें कि पहले जो यूएसएसआर था और यूएसए जो अभी है, ये सब स्पेस में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। 70 के आसपास आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर नॉट सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया टू कनेक्ट इवन द रिमोट एरिया ऑफ द ग्लोब। जो जहाँ पे पहुँचना पहले पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे भी अब सैटेलाइट के थ्रू पहुँचा गया। दीज हैव रेंडर्ड द यूनिट ऑफ कोस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। दिस मीन इट कोस्ट द सेम द कम्युनिकेट ओवर 500 किलोमीटर एट डजंट ओवर द 5000 किलोमीटर वाया सैटेलाइट। क्या कह रहा है कि 500 किलोमीटर जितना, मतलब 500 किलोमीटर दूर बात करने में जितना यहाँ पे कोस्ट आएगा, उतना ही 5000 किलोमीटर पे भी कोस्ट आएगा सैटेलाइट के थ्रू, है ना। आप बगल वाले रूम में भी फ़ोन कीजिएगा तो आपको उतना ही लगेगा, और दूसरे कंट्री में भी फ़ोन, मतलब दूसरे शहर में कीजिएगा तो भी उतना ही लगता है, ठीक है। इंडिया हैज ऑल्सो मेड अ ग्रेट स्ट्राइक्स इन द सैटेलाइट डेवलपमेंट। सैटेलाइट डेवलपमेंट में इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। आर्यभट्ट वाज लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1979। तो 1989 में, सॉरी 1979 में यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1979 में। एंड रोहिणी 1980, 1980 में जो है रोहिणी यहाँ पे लॉन्च किया गया था ऑन 18 जून 1881 18 जून 1881 18 जून 1981 1981 को एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च थ्रू द एरियन रॉकेट। तो एक रॉकेट है जिसका नाम है एरियन, उसके थ्रू एप्पल लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। उसका नाम है भास्कर
चैलेंजर इनसेट 1B हैव मेड, इनसेट का मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट, हैव मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसके ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, रेडियो टेलीविजन के लिए इफेक्टिव है। टू द वेदर फॉरकास्टिंग थ्रू टेलीविजन इज एज ए बुन, है ना। अब साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्पेस है उसके दुनिया को हम लोग साइबर स्पेस बोलते हैं। इट इज इनकम्पास्ड बाय द इंटरनेट सच एज वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW के द्वारा ये पूरी तरीके से इनकम्पास्ड। इन सिंपल वर्ड इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट। तो क्या है कि बिना फिजिकल मूवमेंट में एक जगह से दूसरे जगह गए हुए आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनेट, इसी को इंटरनेट भी बोलते हैं। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर, साइबर स्पेस हर जगह अवेलेबल है। इट में भी इन ऑन ऑफिस सेलिंग बोट, ये ऑफिस में, सेलिंग बोट पे, फ्लाइंग प्लेन पे, वर्चुअली हर जगह अवेलेबल है। द स्पीड एट विच इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड इन अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन हिस्ट्री, तो जितना स्पीड से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क फैला है दुनिया में उतना अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। देर वर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूजर 1995, 1995 में 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ लोग भी इंटरनेट नहीं यूज करते थे। अबाउट 400 मिलियन 2000, तो 2000 में 400 मतलब लगभग 8 गुना हो गया, और 2 बिलियन हो गया 2010 आते आते। अब तो और बढ़ गया है, 2020 में हम लोग जी रहे हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर देयर हैज बीन अ शिफ्ट अमंग द ग्लोबल यूजर्स फ्रॉम यूएसए टू द डेवलपिंग कंट्री, तो पहले जो यूजर थे यूएसए में ज़्यादा थे, अब डेवलपिंग कंट्री में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो इंटरनेट चलाते हैं। द परसेंटेज शेयर ऑफ यूएसए हैज डेवलप्ड फ्रॉम 66 इन 1995, पहले 66% लोग यूएसए को होते थे जो इंटरनेट चलाते थे, अब मात्र 25% लोग हैं। ये 2005 का डाटा है, अब तो और कम हो गए होंगे। मतलब कि बाहर वाले लोग, दूसरे कंट्री के लोग भी जो है अब इंटरनेट चलाने लगे। जैसे इंडिया में लगभग कई लोग इंटरनेट चलाते हैं, तो इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। As billions use the internet each year, और साइबर स्पेस expand the contemporary economic and social space of human through the email, e-commerce। तो क्या करें, जैसे बिलियंस ऑफ पीपल हर साल इंटरनेट यूज करना चालू कर रहे हैं, इसके कारण से ई-कॉमर्स, ईमेल, ई लर्निंग ये सब बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट टुगेदर विद फैक्स, टेलीविजन, रेडियो विल बी एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल कटिंग अक्रॉस प्लेस एंड टाइम। इट इज दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम मोर देन ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज रियलिटी। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है सैटेलाइट वाला, ये ज़्यादा दुनिया को नज़दीक लाया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क ये है कि यहाँ पे जो आपको 5 आपको MCQ दिख रहा है, इसका आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। जो भी MCQ यहाँ पे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।